नमस्कार मित्रों, मैं केशव गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको उपलब्धि परीक्षण के बारे में बताया था। अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण समझाया था, अर्थ बताया था, परिभाषा, विशेषताएं वगैरह वगैरह हमने बातें की थी उपलब्धि परीक्षण पर। और दोस्तों, मैंने उसी कल लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट। आपको पता लगेगा कि उपलब्धि परीक्षण क्या है, ये तो आपने सीख लिया। अब आपको आज पता लगेगा कि निदानात्मक परीक्षण क्या है। दोस्तों देखो, उपलब्धि परीक्षण तो किसी बालक की उपलब्धि का मापन करना या जांच करना है ना। उसने क्या सीखा, कितना सीखा और उसका कितना उपयोग किया, है ना। इसकी जांच करना तो क्या है, उपलब्धि परीक्षण। अब बात आती है कि टीचर तो पढ़ा रहा है, शिक्षक तो पढ़ा रहा है, लेकिन बालक को सीखने में, पढ़ने में, अधिगम करने में क्या क्या कठिनाइयां आ रही हैं और क्यों आ रही हैं, है ना। अर्थात कौन से विषय में बालक कमजोर है और क्यों है, या फिर कौन से विशिष्ट क्षेत्र में बालक क्यों नहीं सीख पा रहा है। इन सब के कारणों की जांच करना, इन सब कारणों का पता लगाना निदानात्मक परीक्षण है। दोस्तों, साइकोलॉजी में भी मैं बता चुका हूं, इस असेसमेंट और लर्निंग के पेपर में भी आपको कई बार बता चुका हूं कि दो प्रकार का परीक्षण हर जगह होता है, निदानात्मक परीक्षण और फिर उपचारात्मक परीक्षण, है ना, डायग्नोस्टिक और क्लिनिकल। अब आपसे मैंने पूछ भी लिया है कि पहले निदानात्मक होगा या उपचारात्मक होगा, तो क्लियर सी बात है, पहले निदानात्मक होगा। निदान मीन्स होता है कठिनाइयों का पता लगाना, समस्याओं का पता लगाना या कारणों की खोज करना। तो पहले हम कारणों का पता लगाएंगे कि आखिर ये बालक क्यों कठिनाई महसूस कर रहा है, आखिर ये बालक क्यों नहीं अधिगम कर पा रहा है, और उसके बाद उसका उपचार करेंगे। ये मेडिकल में होता है। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो जाते ही सबसे पहले वो चेकअप लिखता है। कहाँ जाते हैं हम, डायग्नोस्टिक सेंटर, हम लैब में जाते हैं ना, लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी क्या है, डायग्नोस्टिक सेंटर है। वहां पर वो जांच करते हैं। वो जांच करना क्या है, निदान है। क्या जांच करते हैं कि इस बीमारी का कारण क्या है। बीमारी तो हमें पता है कि बुखार आ रहा है, लेकिन बुखार क्यों आया, सीबीसी कम होने के कारण आया, सर्दी लगने के कारण आया, या फिर हीमोग्लोबिन कम होने के कारण, कोई भी कारण हो सकता है। इसका पता लगाते हैं। वो पता लगाना क्या है, निदान है। और जब पता लग जाता है तो डॉक्टर फिर उसका उपचार कर देता है। वो क्या हो गया, उपचार। यही सेम स्थिति हमारी शिक्षा में है कि बालक मेरी कक्षा में है, मैं सबको एक स्तर से अधिगम शिक्षण करा रहा हूँ, सभी बालक रुचिपूर्ण पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ बालक तो सीख जाते हैं और बहुत से ऐसे जो नहीं सीख पाते। वो नहीं सीखने वालों के सामने कारण क्या है, सिर्फ क्या समस्या है कि वो नहीं सीख पा रहे हैं, इसका पता लगाना क्या है दोस्तों, निदानात्मक परीक्षण। क्लियर हो गया निदानात्मक परीक्षण। और मैं आपको बता दूं कि निदानात्मक परीक्षण ज्ञान प्राप्ति में आने वाली बाधाओं या समस्याओं या कठिनाइयों के कारणों की जांच करना है। ज्ञान प्राप्ति मतलब सीखने में क्या कठिनाइयां आ रही हैं, क्या बाधाएं आ रही हैं, क्यों नहीं बालक सीख पा रहे हैं, इनका पता लगाने क्या है, निदानात्मक परीक्षण। ठीक है दोस्तों, एक परिभाषा है, उस परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा, उस परिभाषा को याद कर लेना और क्लियर हो जाएगा आपको। एक ईवेल नामक शिक्षाविद हुए हैं, कौन, ईवेल। ईवेल ने क्या कहा है कि
निदानात्मक परीक्षण को एक विषय विशेष, लिख दो इसको, निदानात्मक परीक्षण को एक विषय विशेष या क्षेत्र विशेष में, क्षेत्र विशेष को सीखने में, क्षेत्र विशेष को सीखने में आने वाली कठिनाइयों, कमजोरियों या असफलता, कमजोरियों या असफलताओं से, असफलताओं की खोज से जोड़ा जाता है। क्लियर हो गया? देखो, निदानात्मक परीक्षण को एक विषय विशेष, कोई भी विषय, जैसे मैं मान लो साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ, साइकोलॉजी में बालक इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन कई बालक ऐसे होते हैं जिनको कठिन लगती है। क्यों कठिन लगती है? वो हिंदी में क्यों रुचि ले लेता है, साइकोलॉजी में क्यों नहीं ले पा रहा है? तो कोई कारण तो है। उस कारण का पता लगाना क्या है? निदानात्मक परीक्षण, है ना। विषय विशेष को सीखने में आने वाली कठिनाइयों, क्या कठिनाई है, क्यों है, कमजोरियों, क्यों है उस विषय में बालक कमजोर, असफलता, क्यों असफलता मिल रही है बार बार उस बालक को, आदि की खोज से जोड़ा जाता है। मतलब कारण उनका पता लगाने से जोड़ा जाता है। किसने दी परिभाषा? ईबेल ने दी। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया? अब बात आती है हमारी कि निदानात्मक प्रक्रिया, जब हम एक शिक्षक होने के नाते या एक डॉक्टर होने के नाते, हम तो बात करते हैं हमारी शिक्षा जगत की, एक शिक्षक होने के नाते जब हम किसी बालक का या किसी कक्षा का निदानात्मक परीक्षण करते हैं तो 5 पदों से होकर गुजरते हैं, 5 प्रक्रियाओं से होकर गुजरते हैं। कुल मिलाकर एक शिक्षक को निदानात्मक परीक्षण करते समय 5 स्टेप काम लेने पड़ते हैं, है ना। तो क्या है ये? निदानात्मक परीक्षण की 5 प्रक्रिया, है ना, 5 प्रक्रिया या पद। ठीक है, मतलब कौन कौन से स्टेप्स से होकर शिक्षक गुजरता है, ताकि हम उस बालक की कठिनाइयों को वास्तविक कारण पता लगा सकें। ठीक है ना। तो 5 प्रक्रिया कौन कौन सी हैं, जैसे देखते हैं। नंबर 1, नैदानिक छात्रों का चयन करना। पहला क्या है? नैदानिक छात्रों का चयन करना। पहला समझ गए होंगे आप, मतलब कौन से छात्रों का हमें निदान करना है, पहले तो उन छात्रों का चयन करें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम पूरी क्लास के छात्रों का निदान करें, है ना, और होता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कम से कम ये फैक्ट है कि 70% बालक क्लास में ऐसे होते हैं, यदि शिक्षक ने शिक्षण कार्य अच्छे से कराया है तो 70% बालक तो निश्चित रूप से सीख कर जाते हैं। उस 70 या 68%, उस 70 या 68% बालक कौन से होते हैं दोस्तों? साइकोलॉजिकल भाषा में एवरेज बालक, औसत बालक, है ना। हाँ, हो सकता है 30% बालक नहीं सीख कर जाए।
क्यों? क्योंकि 15% बालक प्रतिभाशाली और 15% बालक पिछड़े। अब 15% बालक प्रतिभाशाली हो सकता है कि उनको शिक्षक की भाषा बहुत सरल लगे और ऐसी चीजें शिक्षक पढ़ा रहा है जिनको वो बालक प्रतिभाशाली है, पहले से ही पढ़ चुका है अपने स्तर पर घर पर, तो वो रुचि नहीं देगा, है ना। और 15% बालक पिछड़े, तो उनके लिए हो सकता है शिक्षक की भाषा कठिन लगे, कंटेंट जो विषय वस्तु बाल शिक्षक पढ़ा रहा है वो विषय वस्तु से कठिन लगे, तो पिछड़ा है, आईक्यू लेवल कम है, तो उसको प्रॉब्लम आ सकती है। तो कुल मिलाकर 70%, 68% बालक ऐसे होते हैं हर क्लास में जो सीख कर जाते हैं। अब सवाल होता है वो 30% का। अब उन 30% में भी शिक्षक को देखना पड़ता है कि इनमें से भी कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा कन्वेंस किया जाए तो वो भी सीख जाएंगे, लेकिन कुछ प्रतिशत बालक ऐसे होते हैं जिनको निदान की आवश्यकता होती है, तो उनका चयन करना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? नैदानिक छात्रों का चयन करना। ठीक है दोस्तों, दूसरा स्टेप हम देखते हैं। दूसरा क्या है? साक्षात्कार, अवलोकन, है ना, अथवा बुद्धि निष्पत्ति आदि परीक्षणों के द्वारा। दूसरा मतलब देखो, सबसे पहले तो हमने छात्रों का चयन किया, अब हम उन छात्रों से कठिनाइयों का पता लगाएंगे। तो कठिनाइयों का या उनकी समस्याओं को पता लगाएंगे, मतलब कारणों का पता लगाएंगे। तो उन कारणों को पता लगाने के लिए कोई न कोई प्रक्रिया से तो गुजरना पड़ेगा। अब वो प्रक्रिया मौखिक हो सकती है, मतलब साक्षात्कार इंटरव्यू लेवल हो सकता है, या लिखित हो सकती है, अचीवमेंट टेस्ट हो सकता है। अचीवमेंट टेस्ट में लिखित मौखिक परीक्षा है ना, तो क्या लिख दें? साक्षात्कार, अवलोकन, प्रायोगिक या निष्पत्ति परीक्षणों का चयन करके कारणों का, कारण मतलब किसके कारण? उस बालक की कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। ठीक है ना? कोई सी भी विधि हम काम ले लें, बहुत विधियां हैं साइकोलॉजी में, आपको कई विधियां आती हैं। ये सारी विधियां ही मैंने जो लिखी है, साक्षात्कार, इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, है ना, प्रैक्टिकल मेथड, या फिर अचीवमेंट टेस्ट, लिखित परीक्षा, ये सारी विधियां हैं और भी बहुत विधियां। हम तय करेंगे कौन सी विधि के द्वारा बालक के कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। एक तो हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी, वरना तीर में तुक्का हो जाएगा, या फिर अपन भाषा में कहते हैं क्या, अंधेरे में तीर चलाना, या फिर और भी हमारी ग्रामीण भाषा में कहते हैं धूल में लट जाओ। तो पता ही नहीं हम कौन से रास्ते पर जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, बस कैसे पता लगेगा? तो हमें सब कुछ क्राइटेरिया पहले तय करना पड़ेगा कि इस विधि से मैं इसके लड़के की या बालक की कठिनाइयों का पता लगाऊं। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा स्टेप क्या है दोस्तों? शिक्षक द्वारा छात्र के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा वातावरण संबंधी कारणों का विश्लेषण करना। क्या है तीसरा? शिक्षक द्वारा छात्र के मानसिक, नैतिक, शारीरिक और पारिवारिक वातावरण का विश्लेषण करना। तीसरा देखो, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने छात्रों का चयन किया,
उसके बाद हमने कोई विधि का चयन किया कि कौन सी विधि से इसके हम कठिनाइयों का पता लगाएंगे। फिर हमने उस बालक से संपर्क किया और उसकी देखो मानसिक मतलब बौद्धिक स्तर, नैतिक, चारित्रिक स्तर, शारीरिक उसकी शारीरिक क्षमता और साथ ही साथ उसके पारिवारिक वातावरण मतलब उसके घर का माहौल, इन सबका विश्लेषण करना। विश्लेषण मीन्स पता लगाना कि इसका बौद्धिक स्तर आईक्यू लेवल क्या है, उसका चारित्रिक स्तर क्या है, कहीं उसकी मेजोरिटी खराब तो नहीं है, उसकी सोच उसकी विचारधारा नेगेटिव तो नहीं है, उसकी शारीरिक क्षमता है या नहीं, जिस स्तर का मैं जिस लेवल से मैं पढ़ा रहा हूं उस लेवल तक या जितने समय तक मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, वो सारे रूप से सक्षम है कि नहीं है कि इतने समय तक वो क्लास झेल पाएगा या नहीं, उसका बौद्धिक स्तर है नहीं है कि मैं जिस स्तर से पढ़ा रहा हूं, जिस भाषा का उपयोग कर रहा हूं वो उसके स्तर की है नहीं। इस सब के अलावा कि उसका घरेलू वातावरण, उसका घर का वातावरण, उसका मित्र मंडली का वातावरण, उसके पड़ोस का वातावरण उस लायक है नहीं। ऐसा तो नहीं है कहीं कि घर का वातावरण पढ़ने लायक है ही नहीं, घर में शोरगुल होता है, माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन माँ बाप उस पर ध्यान नहीं देते, बड़े छोटे भाई बहन उस पर ध्यान नहीं देते, है ना, उसकी पढ़ाई से उनका कोई संबंध नहीं है, उस पर ताने मारते रहते हैं, मित्र मंडली उसकी खराब तो नहीं है, पड़ोस उसका बेकार तो नहीं है, घर में लड़ाई झगड़े तो नहीं होते हैं, घर में एक दुष्प्रभावपूर्ण या यूं कह देंगे दोषपूर्ण वातावरण या यूं कह देंगे क्या बोलते हैं दोषपूर्ण वातावरण के साथ साथ और क्या बोलेंगे, एक ऐसा वातावरण तो नहीं है जहां पर बालक के लिए पढ़ाई का माहौल नहीं मिले। तो ये सारी चीजों का हमें विश्लेषण करना पड़ेगा, हमें एक एक चीज को खोल खोल कर देखना पड़ेगा कि इस बालक के साथ समस्या क्या है ना, वातावरण घर का शुद्ध तो नहीं, प्रदूषित तो नहीं है ना, ये प्रदूषित में सब कुछ आ जाता है। तो ये सारी चीजें दोस्तों हमें देखनी पड़ेगी एक शिक्षक होने के नाते। तीसरा स्टेप हो गया और चौथा स्टेप हम देखते हैं। चौथा क्या है, कठिनाई का निदान होने के बाद उन्हें दूर करने का प्रयास है। अब देखो कि यहां तक हम उस जगह पर पहुंच गए जहां पर हमें पता आ गया ना विश्लेषण, मतलब हमने पता लगा लिया कि बालक बौद्धिक रूप से कमजोर है, या तो जैसे बौद्धिक आ गए ना मानसिक, हमने पता लगा लिया कि बालक नहीं सीख पा रहा है क्योंकि इसकी आईक्यू लेवल ही कमजोर है, या फिर हमने पता लगा लिया बालक का चरित्र खराब है, या फिर हमें पता लगा लिया बालक की शारीरिक क्षमता ही नहीं है, या फिर सब कुछ है लेकिन उसका जिस वातावरण में वो रहता है, जिस वातावरण में वो पलता बढ़ता है, वो वातावरण उस लायक नहीं है। ये मतलब कोई न कोई कारण हमारे सामने आ गया है ना दोस्तों, वातावरण का तो प्रभाव है। देखो जिस चीज को आप अपने घर पर रहकर पढ़ सकते हो वही चीज आप घर छोड़कर जाते जयपुर पढ़ेंगे, सही बात बता रहा हूं नहीं, या फिर गंगापुर में आगे घर छोड़ करके पढ़ने के लिए और गंगापुर से भी चले गए जयपुर तैयारी के लिए, जबकि ये निश्चित है कि जयपुर में वो पढ़ाई नहीं है जो गंगापुर में है, लेकिन जयपुर जाते हैं। क्यों? वातावरण, क्योंकि घर में हमें वो प्रतियोगी वातावरण नहीं मिलता, जयपुर में हमें वातावरण मिलता है, हम एक दूसरे को देख करके मोटिवेट होते हैं, है ना। एक बात, दूसरी बात कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई घर में तो और 40-50 काम आएंगे घर वालों को, वहां पर कोई काम नहीं, एक ही काम पढ़ना। तो वातावरण का बहुत ज्यादा योगदान होता है आगे बढ़ने में। तो हमने कुल मिलाकर के कारण का पता ढूंढ लिया कि इस कारण से ये बालक की समस्या, इसलिए बालक अधिगम नहीं कर पा रहा है। तो अब आगे हम क्या करें, चौथा स्टेप आता है, यहां पर आएगा उपचार, कि जब हमने कारण का पता लगा लिया तो
अब शिक्षक को उसकी कठिनाइयों को दूर करने का, उपचार करने का या इलाज करने का प्रयास करना चाहिए। यही तो करता है डॉक्टर। सबसे पहले उसकी जांच करवाता है, जांच मतलब कारण का पता लगा लिया, और उसके बाद क्या करता है? वो उपचार करता है, दवाइयां देता है। ठीक है ना? तो ये उसका चौथा स्टेप क्या हो गया? उपचार। अर्थात जो कठिनाइयां हमें मिली उस बालक के सामने की, उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास हमें शिक्षक होने के नाते करना चाहिए। ठीक है? और लास्ट स्टेप क्या है दोस्तों? पांचवा, भविष्य में रोकथाम के उपाय करना। पांचवा स्टेप, भविष्य में रोकथाम के उपाय कर। समझ गए होंगे? सीधा सा पॉइंट है। मतलब कि हमने उसके कारणों का पता लगा लिया और उपचार भी कर दिया, लेकिन अब आगे उसे इस तरह से सजेस्ट करें, उस बालक को, उन छात्रों को इस तरह से हम रास्ता दिखाएं कि दोबारा से वो उन समस्याओं में ना पड़े, दोबारा से उन कठिनाइयों को फेस नहीं करना पड़े। जो कठिनाइयां उसके सामने थी वो हमने उपचार के माध्यम से दूर कर दी। अब हमेशा के लिए वो रुक जाए रोकथाम के ऊपर। मतलब अब आगे भी हमारी जिम्मेदारी है शिक्षक होने के नाते कि हमने उपचार तो उसका कर दिया, लेकिन हो सकता है कि उस बालक के सामने दोबारा वही कठिनाइयां पैदा हो जाएं। तो ऐसा हमें करना चाहिए कि उस बालक के सामने दोबारा वो कठिनाइयां ना हो। अर्थात हमेशा के लिए रोकने के, रोकथाम के उपाय भी हमें सुझाने चाहिए या करने चाहिए। ये है दोस्तों हमारे निदानात्मक परीक्षण की 5 पद, 5 प्रक्रिया। क्रम से याद रखना। स्टेप शब्द जब आ गए, पद शब्द जब आ गए, तो सारे क्रम से, और जब क्रम से होने चाहिए और क्रम से ही हो जाएंगे, क्योंकि इनको उल्टा सीधा कर दो आपका सब क्रम खराब हो जाएगा। चयन को यहां लिख दिया, उपाय पहले हुआ है, छात्रों का चयन पहले हुआ, चयन हुआ, चयन किया, विधि का चयन किया, फिर उसका विश्लेषण किया, कठिनाइयों में पता लगा लिया, उपचार कर दिया, उपाय उपचार कर दिया, उपचार के बाद रोकथाम को उपाय सुझा दिए, वही 5 प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, ये तो है 5 प्रक्रिया। और अगला हम देखते हैं, अब लास्ट में बात आती है कि नैदानिक परीक्षण के उद्देश्य क्या है। मतलब जो हमारा टॉपिक चल रहा है निदानात्मक परीक्षण, है ना? तो इस निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य, उद्देश्य क्या? तो छोटे छोटे से उद्देश्य थे, सामान्य से। इस पहला वही है कि किसी जिस विषय विशेष में बालक को कठिनाई है, उन कठिनाइयों को पता लगाना, है ना? विषय विशेष में बालक कठिनाइयों का पता लगा, उद्देश्य है ना? दूसरा क्या है? उसके ज्ञानार्जन में जो बाधा आ रही, ज्ञानार्जन में आने वाली बाधाओं का की जांच करना और उनको दूर करने के उपाय करना। वही बात आ रही जो 5 स्टेप्स है उनको तोड़ मरोड़ कर किया,
है ना। और देखें शिक्षण विधि में सुधार के सुझाव देना, शिक्षण विधि में सुधार के सुझाव देना। तो बालकों को हम बताएं कि भाई इस तरीके से आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इस तरह से पढ़ें, जैसे हम कहते भी हैं कि भाई रटकर मत पढ़ो, लिखकर पढ़ो, समझकर पढ़ो, है ना। और केवल सोते सोते किताब को लेकर के हाथों में ना पढ़े, टेबल कुर्सी पर बैठ करके लिखकर पढ़े तो लिखी चीज ज्यादा याद होती है। तो ये सारी विधियां हैं, है ना। और कहें कि चलो आप लेखन विधि से पढ़ें, साक्षात्कार विधि से पढ़ें, अवलोकन विधि से पढ़ें, तथ्यों को देख करके पढ़ें, बहुत सारी चीजें। तो ये हमें एक शिक्षक के नाते छात्रों को समझाना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। और देखेगा पाठ्य पुस्तक तथा पाठ्यक्रम में छात्रों की विशिष्टता और कमजोरियों को ध्यान में रखकर परिवर्तन करना। पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम में छात्रों की जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को हम पहले से ही ध्यान रखें और हम जो सुधार उसमें कर सकते हैं वो करें। क्या सुधार कर सकते हैं, क्या परिवर्तन हम कर सकते हैं पाठ्यक्रम में, है ना, क्या परिवर्तन हम कर सकते हैं शिक्षण विधियों में, ये छात्र की कठिनाइयों को और छात्र की कमजोरियों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। ठीक है। और लास्ट में एक और देखना है, उपलब्धि परीक्षण के पदों के निर्धारण में सहायता करना। क्या है? उपलब्धि परीक्षण के पदों के निर्धारण में सहायता करना। मतलब क्या हुआ इसका कि ये जो निदानात्मक परीक्षण है ये उपलब्धि परीक्षण के निर्धारण में भी सहायता करता है ना। क्योंकि आपको आ चुका है इससे पहले जब मैंने प्रक्रियाओं में दूसरा स्टेप बताया था, क्या कि विधियों का चयन करना, साक्षात्कार विधि, अवलोकन विधि या उपलब्धि परीक्षण, जो विधियां बताई थी मैंने, उन विधियों का चयन के निर्धारण में भी हमारा ये निदानात्मक परीक्षण सहायता करता है। किसकी सहायता करता है? एक शिक्षक की सहायता करता है ना। तो इससे हम इससे निष्कर्ष पर पहुंचाते हैं। क्या निष्कर्ष पर? कि बालक को यदि इस विधि से पढ़ाया जाए तो इसकी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। तो कब पता लगा? जब हमने निदान किया। ठीक है ना। तो 5 स्टेप इसके हैं। स्टेप क्या? ये तो ये 5 उद्देश्य हैं कि निदानात्मक परीक्षण से इन उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आपका आज दूसरा परीक्षण पूरा हो गया। 2 परीक्षण थे आपके सिलेबस में, पहला उपलब्धि परीक्षण और दूसरा निदानात्मक परीक्षण, है ना। ठीक है, थैंक यू। सो